नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इस समय कैप्सूल कोर्स की, और जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और पहले वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और 5 क्वेश्चन नहीं, उसमें 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको इन्वॉल्व हुए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको कैप्सूल कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें मैं आपको और भी 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो कल से वीडियो मिले उसमें मैं एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन जो है वो कराने की पूरी कोशिश आपसे करूंगा। ठीक है, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको वीडियो लंबा मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो इससे, तो मुझे कोई डालने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं इसमें जो 5 क्वेश्चन हैं वो आप समझेंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा एक आपके प्रैक्टिस के लिए एक फ्री सुपर टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको तो आप परचेज कर ही सकते हैं, वो तो आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको जब मन करे तब परचेज कर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये फ्री सुपर टेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है कि आपके एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले होगा ये पेपर। आप आराम से पेपर को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसे देना है और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सब चीजें आप जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां से देख के आराम से ज्वाइन जो भी आपको करना हो, जैसे भी करना हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इसमें क्या कह रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें अगर हम लोग वॉल्यूम को डबल करेंगे, मतलब ये कर क्या रहे हैं, एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो बताइए कि किसमें रिएक्शन जो है वो राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। ये आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल के थ्रू किया जाता है, लेकिन मैं वही कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्रिंसिपल लगाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। इसमें मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल का बहुत ही बेसिक फंडा बताया था हर एक चीज का। वो कैसे बताया था देखते हैं। सबसे पहले मैं वॉल्यूम के लिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बता देता हूं, फिर मैं बाकी चीजों का इफेक्ट भी बता दूंगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ट्रिक यूज करने के बाद आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक, देखिए क्या करना है इसमें आपको। देखिए कभी भी अगर हमें वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है तो उसमें हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से आप बता सकते हैं कि प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इन्होंने कह रहे हैं वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब प्रेशर घटा रहे हैं, यही हम लोग चेक करना होता है। अब देखिए करना क्या है, आप कोई भी रिएक्शन लिखिए। ऐसा करता हूं, मैं पहली रिएक्शन लिख लेता हूं, ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2 इक्विलिब्रियम है ट्वाइस ऑफ CO2। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्रेशर लिखना है। आपको प्रेशर रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए कैसे लिखेंगे, मेन बात ये आती है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, जैसे यहां पर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के कितने 3 मोल्स हैं, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट के कितने मोल है 2 मोल्स है, मतलब टोटल मोल्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड ज्यादा है। तो प्रेशर जो है हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, ऐसे प्रेशर लिख लीजिए। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रेशर घटाया जा रहा है। देखिए कभी भी हम लोगों को यहां पर एक चीज याद रखना है, एक ट्रिक है याद रखना है कि अगर कोई चीज आप बढ़ा रहे हैं, मतलब कोई चीज अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे आप दूर जाएंगे। क्या होगा, उससे आप दूर जाएंगे। अगर आप कोई चीज घटा रहे होंगे तो उसके हमेशा पास आएंगे। ठीक है, कोई चीज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप दूर जाएंगे उससे, अगर आप कोई चीज घटा रहे होंगे तो उसके पास आएंगे। जैसे अगर मैं प्रेशर को घटा रहा हूं तो मैं इसके पास आऊंगा। ठीक है, आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास पैसे की कमी है तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आए तभी तो अच्छी बात है ना, कि मुझसे और पैसा दूर चला जाए, मतलब गरीब हूं और गरीब हो जाऊं, वो अच्छी चीज तो है नहीं। पैसा नहीं है मेरे पास और पैसा आए तो अच्छी बात होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई चीज घट रही है तो क्या करना है, उसके पास जाना, उसके पास। अब प्रेशर के पास जाने का एक ही तरीका है, रिएक्शन जो है हमारी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए। ठीक, ये तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रिएक्शन चेक करेंगे।
ठीक है, दूसरी करेंगे उसके बाद मैं सीधे आंसर पे चला जाऊंगा। देखिए दूसरी रिएक्शन क्या है आपकी, दूसरी रिएक्शन है आपकी N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3। अब यहां पर देखिए इधर क्या है आपके 4 मोल्स हैं, इधर 2 मोल्स हैं, तो जिधर ज्यादा मोल्स उधर प्रेशर लिख लीजिए। अब यहां पर भी क्या है, प्रेशर घटा रहे हैं, इसके नजदीक जाएंगे, नजदीक कैसे जा पाएंगे जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी तो ये भी गलत हो गया। अब सीधे आप ऐसा करिए PCl5 चेक करिए, PCl3 प्लस Cl2, इधर 1 मोल्स है, इधर 2 मोल्स है, जिधर ज्यादा मोल्स हैं उधर ही जो है हमें क्या करना है, जिधर ज्यादा मोल्स हैं उधर आप क्या करिए, प्रेशर लिख लीजिए। आपने यहां पे प्रेशर लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है, आप क्या कर रहे हो, प्रेशर घटा रहे हो, प्रेशर घटा रहे हो, घटा रहे हो तो क्या होगा, उसके पास आना है आपको, जिस चीज को घटा रहे हैं उसके हम पास जाएंगे। इसके पास हम कैसे जा सकते हैं, जब हमारी रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तभी तो आप प्रेशर के पास जा पाओगे, बताइए। और यही आपसे पूछ रहा है, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 4th आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए वो पूछता है आपका प्रेशर वॉल्यूम, तो हो गया। कई बार होगा कि वो आपसे पूछेगा कि पर्टिकुलर हम किसी बता देगा कि इसका, जैसे मान लीजिए अभी मैं रिएक्शन ले लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3 है, कह देगा कि मान लीजिए अगर हम N2 के मोल्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या N2 की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज इंक्रीज करोगे तो उससे दूर जाओगे, N2 बढ़ा रहे हो तो उससे दूर जाओगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे कहा जाए अमोनिया का मान लीजिए कंसंट्रेशन घट रहा है, ये कहा जाए कि अमोनिया घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो इसके हम नजदीक आएंगे, कोई चीज अगर घट रही होती है तो उसके नजदीक आते हैं, नजदीक आएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही मान लीजिए कहा जाए कि H2 का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसके नजदीक जाना है, इसके नजदीक कैसे जाएंगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। यही होता है हम लोग का, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यहां पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का भी देख सकते हैं। टेम्परेचर में क्या होगा कि आपको डेल्टा H जरूर बताया जाएगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन दी गई, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ NH3, ठीक है। अब यहां पर डेल्टा H की वैल्यू दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर डेल्टा H आपका निगेटिव होता है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, और अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है तो कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। अब बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा H निगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक कैसे याद रखें, और डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक कैसे याद रखें। बहुत सिंपल तरीका होता है। एक्सो में देखिए EX क्या होता है, एग्जिट, एग्जिट बाहर निकलना, एग्जिट जानते हैं ना, एग्जिट एंट्री, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना। कोई चीज बाहर निकल रही है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो निगेटिव हो सकती है। इसका मतलब एक्सोथर्मिक का एग्जिट निगेटिव, रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा चीजों को, ऐसे ही याद किया जाता है। एंडोथर्मिक का EN से क्या बनता है, एंट्री। कोई चीज आ रही है तो क्या है, पॉजिटिव है, कोई चीज आती है पॉजिटिव, कोई चीज निकलती है तो निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, ठीक। मान लीजिए यहां पर डेल्टा H निगेटिव दिया जाता है। देखिए आपको यही पहले सीखना है कि कोई भी चीज का इफेक्ट देखने से पहले आपको सीखना है कि उसको हम लिखेंगे कहाँ। डेल्टा H निगेटिव मतलब हीट निकल रही है तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड डेल्टा H लिखेंगे। अगर डेल्टा H पॉजिटिव होता तो हम लोग रिएक्टेंट साइड लिखते हैं, ठीक है भाई। अगर डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक है मतलब हीट दे रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड लिखेंगे, अगर हीट निकल रही है तो प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, ठीक। ये एक्सो का केस है, ये एंडो का केस है, ठीक। जहां डेल्टा H लिखेंगे वहीं T लिखेंगे, मतलब टेम्परेचर वहीं लिखेंगे जहां पर डेल्टा H लिखेंगे, ठीक। अब सिंपल सा है, अगर वो कहे कि टेम्परेचर बढ़ाना है तो बढ़ाइए टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे दूर जाएंगे, टेम्परेचर से दूर कहां जा पाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। टेम्परेचर घटा रहे हैं उसके नजदीक आएंगे, कैसे आ सकते हैं नजदीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तब आ सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल टेम्परेचर का। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर का कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन पे कैसे फर्क पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, मैंने आपको सब सिखा दिया, ठीक। याद रखिएगा एक चीज और, एक चीज होती है डेल्टा NG, आप लोग जानते होंगे, जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर वो 0 होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके बराबर होते हैं, तो उस केस में प्रेशर एंड वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है।
क्योंकि भाई मैंने क्या बताया, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उधर आपको प्रेशर लिखना है। अब अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो किधर भी नहीं लिख पाएंगे, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा इस चीज का। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं आपको इतनी सब चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई रिएक्शन को ये आपका जो है वो कवर कर लेगा। ठीक है, कई रिएक्शंस को यहां पे कवर किया जा रहा है। देखिए क्या कहता है यहां पे, कहता है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट एफ इज। ठीक है, यहां पर पहले इसने ये दिया, इसको रुके रेड कलर लेता हूं नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है, आपका CH3COH ले लिया, एसिड ले लिया, एसिड की रिएक्शन एक बेस से करा रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ सोडा लाइम ले रहा है, फिर ऐसे से आगे रिएक्शन बढ़ रही है, फाइनल प्रोडक्ट एफ आपको निकालना है। बहुत सारी रिएक्शंस आप यहाँ से सीख जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं हम लोग व्हाइट से क्योंकि शायद व्हाइट आपका ज्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं पॉइंटर बढ़ा लेता हूं। ठीक, चलिए यहां पर क्या है, आपको सबसे पहले इसने क्या लिया है, एसिड लिया है। एसिड की रिएक्शन सबसे पहले बेस से कराया जा रहा है, दैट इज द NaOH। बेस है तो बेस क्या करता है, एसिड का H+ ले लेगा। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बनता है। तो यहां पर इस तरह सॉल्ट जो है CH3COONA जो है सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, H+ को ले लिया है। ठीक, H+ लेके H2O निकाल देगा और इस तरह सॉल्ट बन जाएगा। आपको पता ना एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता वही है और कुछ नहीं है। इसके बाद इन्होंने सोडा लाइम लिया है। सोडा लाइम क्या होता है आपको पता है, सोडा लाइम क्या होता है आपका, सोडा लाइम होता है आपका NaOH + CaO। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ठीक है, और जब भी अगर हम लोग सोडा लाइम लेते हैं तो इस केस में आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि CO2 जो होता है वो निकल जाता है। आपने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि Na2CO3 जो होता है वो आपका निकल जाता है। ठीक है, Na2CO3 जो है आपका वो जो है आपका ये Na2CO3 जो है आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक, इस तरह आपका। ठीक, तो यहां पर बचता क्या आपके पास है, CH4 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, CH4 ही बचेगा आपका। ठीक, तो CO2 निकल जाता है, इस तरीके से CH4 बच गया आपका। अब इसके बाद यहां पर रिएक्शन क्या कर रहा है, Cl2H कह रहा है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, क्लोरीनेशन वाली। क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3Cl बनता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आती है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है Na ड्राई ईथर। अब आपको याद करना पड़ेगा Na ड्राई ईथर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आपको याद आएगा तो ये आपका यूज होता है उड्स रिएक्शन में। याद करिए, एल्केन में आपने पढ़ा होगा उड्स रिएक्शन। उड्स रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, RX + RX Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में RR बन जाता है। याद करिए, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, CH3 बन गया। ठीक, इथेन बन गया आपका। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया आपका, ये बना है आपका D। याद रखिएगा, इसके बाद आपको Cl2 कह रहा है लगाने के लिए। फिर वही सिंपली क्लोरीनेशन, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, अल्कोहलिक KOH। आप पढ़े होंगे अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, HCl जो है आपका निकल जाएगा और एक डबल बॉन्ड जो है आपका बन जाएगा, दैट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कोहलिक KOH के केस में एलिमिनेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर आपका H और Cl जो है वो निकल जाएगा। ठीक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4 बन गया, और C2H4 अगर आपका बन गया है तो आंसर योर विल बी द थर्ड वाला। ठीक, देखिए इसमें कितनी रिएक्शन आ गई, डीकार्बोक्सिलेशन आ गई, क्लोरीनेशन आ गया, और आपका यहां पर उड्स रिएक्शन आ गई। ठीक है, एलिमिनेशन वाली रिएक्शन भी आ रही है। तो यहां पर बहुत सारी रिएक्शंस आ रही है, वो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। कहता है कि आपका S ब्लॉक से आता है ये आपका कि लिथियम सोडियम पोटेशियम के ऑक्साइड्स कौन कौन से बनेंगे। जब हम लोग कंबस्शन करते हैं तो इस केस में आपके ऑक्साइड कौन से बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बिल्कुल गड़बड़ कर जाएंगे क्वेश्चन में। देखिए होता क्या है कि जो लिथियम होता है
ये आपका सिंपल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। जो आपका सोडियम होता है ये आपका हमेशा पर ऑक्साइड बनाता है, और जो आपका पोटेशियम है ये आपका सुपर ऑक्साइड बनाता है। अब आपको अगर सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के बारे में ही नहीं पता होगा तब तो क्या ही करेंगे क्वेश्चन, तब तो नहीं हो पाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड देखिए कुछ नहीं होता है, ये देखिए दिस इज कॉल्ड सिंपल ऑक्साइड, ठीक। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, सॉरी पर ऑक्साइड क्या होता है, O2 ठीक है। दिस इज द पर ऑक्साइड, दिस इज द सिंपल ऑक्साइड, एंड व्हाट इज द सुपर ऑक्साइड, दिस इज द सुपर ऑक्साइड, ठीक है। याद कर लीजिएगा इन लोगों को, सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। आप यही देखेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, Li2O हो जाएगा, Na2O2 हो जाएगा और KO2 हो जाएगा, एंड आंसर इससे क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाला, ठीक, समझ गए। अब देखिए कई बार मैं आपको बता दूं, जैसे कि हो सकता है तीनों ना पूछ के सिर्फ एक का पूछेगा कि Na का क्या बनता है, Na का कौन सा ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपके बीएससी एजी मैथ बायो सब में आता है, और खास कर ये बीएससी एजी का जो है आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस ईयर का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। या तो वो क्या करेगा आपको कि सॉल्युबिलिटी देके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देके सॉल्युबिलिटी पूछेगा। दोनों में से आपसे एक चीज जरूर ही वो पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बीएससी एजी मैथ बायो सब जगह, नर्सिंग में हर जगह ये क्वेश्चन आपका आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते भी हैं ये लोग, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा अपने पेपर में, आपको पेपर में साथ साथ कुछ अटेम्प्ट करने के तरीके भी बता देता हूं। कभी भी क्वेश्चन कोई भी करिए, हमेशा देखिए खासकर बीएचयू के एंट्रेंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप किस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हैं करने के लिए और किस क्वेश्चन को आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं करने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पर ध्यान से उन क्वेश्चंस को हटा दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन जो होगा अन्य 3-4 क्वेश्चन का समय जो है वो खा जाएगा। चलिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये देखिए यहां पर आइए, सबसे पहले क्या दिया गया है, Sb2S3, व्हाइट कलर ले लेता हूं। चलिए Sb2S3 आपको देखना है कि किसमें टूट रहा है, इसको कैसे आपको तोड़ना है ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये आपका टूट रहा होगा कुछ Sb3+ में और S2- में, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको ये पता होगा ना कि ये वाली जो बैलेंस है यहां चली जाएगी और ये वाली जो है वो यहां पे चली जाएगी, ठीक। अब देखिए अब यहां पर चार्ज बैलेंस है, नहीं चार्ज को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए +6 -6 मतलब चार्ज यहां पे बराबर है, तो सबसे पहला काम आपको यही होता, कुछ भी देगा सबसे पहले यहां पे आपको इस तरीके से चार्ज जो है वो बैलेंस करने पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दे देता Na2SO4, अगर आप ये सीख जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे। अब आपको ये पता है कि Na+ के फॉर्म में होगा Na+1 और SO4 2- होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब यहां पर क्या होगा, Na+SO4 2-, यहां पर +1 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज है, तो चार्ज बैलेंस है नहीं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो +2 चार्ज -2 चार्ज, अब बराबर हो गया। तो पहले ये काम सीख जाइए, ये सीख जाएंगे सब कुछ सीख जाएंगे। ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस दे देगा। इस केस में क्या होगा, देखिए Al3+ है और SO4 2- है, इतना तो आप जानते हैं, समझ ही जाएंगे। 3 है, यहां चला जाएगा, ये 2 है, यहां चला जाएगा। इस केस में मत करिएगा ऐसा, क्योंकि यहां पर इस तरह कुछ ये लिखा है, ठीक है। हाँ, नहीं तो कहिए कि 4 को वहां पहुंचा दीजिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा रिलेवेंट बातें करिएगा, इररिलेवेंट बात मत करिएगा। अब देखिए यहां पर भी चार्ज बराबर नहीं, इसके लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए +6 -6 हो गया कि नहीं हो गया, वही सेम चीज है। अब देखिए अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 3S सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, ठीक है।
ठीक, समझ गए। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताऊं अगर, तो देखिए होता क्या है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अगर हम किसी भी, मान लीजिए किसी की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग पानी में, जैसे मान लीजिए अगर उसको हम पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, तो अब जो सोल्यूशन बनेगा, सॉल्युबल करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा, उस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वही होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है जिसमें हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स हम लोग डिसॉल्व कर ले गए, इसका मतलब वो कैसा सोल्यूशन बन जाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे पानी आपने लिया, उसमें आप चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी का एक फिक्स अमाउंट होगा कि उस अमाउंट के बाद आप कितना भी डालिए नहीं सॉल्युबल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी आपने डाला तो वो घुल गई। ठीक, उसके बाद आपने अगर थोड़ा भी चीनी डाला तो वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो वो जो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्युबल हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उस केस में कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम सॉल्युबल हो चुका है, तभी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। जितना मैक्सिमम अमाउंट होना था इसका सॉल्युबल हो चुका है, इसीलिए S इसकी अगर सॉल्युबिलिटी है तो इसका 2S, इसका 3S। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें KSP लिखना है भाई साहब, तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? बिल्कुल जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? अगर लिखते तो कैसे लिखते? Sb3+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, पता होगा जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो जो होती है वो पावर में चली जाती है। ठीक है, जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी वो पावर में चली जाएगी। कोई परेशानी इसमें, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना जानते हैं, जानना चाहिए, नहीं जानते तो आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो क्या करना है? बस सिंपली कंसंट्रेशन लिखिए प्रोडक्ट का, और जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री होगा उसको पावर में चढ़ा दीजिए। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया, Sb3+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 2S है, 2S का स्क्वायर, और H2- का कितना है? 3S का क्यूब। अब कर लीजिए कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 यहां से आ जाएगा, और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 27 चौके कितना हो जाएगा? 108 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 108 S⁵ ये आ जाएगा। और मेरे हिसाब से शायद सॉल्युबिलिटी इन्होंने जो है वो दिया है ना, क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्युबिलिटी दिया है, तो मेरे हिसाब से आप आंसर पा चुके हैं। वो आपका आंसर होगा कौन सा? ये वाला, डी वाला। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, ये तो मैं आपको समझा रहा था ना। अगर आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए डायरेक्ट कैसे टिक करेंगे आप। जैसे ही आपने देखा कि यहां पर आपने यहां नीचे देखिए, नीचे जैसे आपने यहां देखा कि 108 आ रहा है, तो ये नहीं कि S की वैल्यू पुट करने लगेंगे, नहीं, 108 एक ही ऑप्शन में है तो सीधे 108 पे क्लिक करिए, उसमें आप कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आगे की कहानी अपने आप सही होगी। वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस पहला पॉइंट पाए आप 108, आगे बढ़िए। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऐसे ही 10वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन भी आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये पूछता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है। तो कैनिजारो कहता है कि पहली चीज जान लीजिए कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी आपकी कैनिजारो रिएक्शन होती है, नहीं तो आपकी कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर 0 अल्फा हाइड्रोजन है तभी आपकी कैनिजारो रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है। मैं देख सकता हूं HCHO में, अगर हम बात करें HCHO, अब आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि जो आपका कार्बोनिल कार्बन होगा, इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा, उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा, वही आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें CH3CHO में, कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि
अगर आप यहाँ पे हटा देते हैं इसको मैं थोड़ा सा, तो CH3 लिखोगे तो इस तरह 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन आपको चेक करना है। तो C6H5CHO में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें मतलब ये है कि आपका HCHO में तो कैनिजारो नहीं होगा, मतलब HCHO में कैनिजारो होगा, C6H5CHO में भी कैनिजारो होगा, इसमें भी कैनिजारो होगा, लेकिन इसमें जो है आपका कैनिजारो नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात होती है। ठीक, और बाकी आप प्रोडक्ट लिखना तो जानते ही होंगे कैनिजारो का, कुछ नहीं करना होता। जैसे HCHO है तो इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज कर दीजिए, 1 मोल रिड्यूस कर दीजिए, बन जाएगा। जैसे अगर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, अगर इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा, आपका एक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और इसको एक रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, CH2OH। ठीक है, बस यही है। 1 मोल ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड एसिड में चला जाएगा, रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा कैनिजारो का प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हमारी आप समझ गए। चलिए, ये आपके थे टोटल 10 क्वेश्चन, और इस 10 क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया है कि आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, और काफी कुछ मैंने आपके कॉन्सेप्ट भी कवर करने की पूरी कोशिश किया है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हर क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर था। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करता हूं कि 1-2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर भी डाल दूं। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लास्ट 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बाकी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों से क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किया है, और ये सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रही है ये जरूर बताइएगा। और हम लोग जितना मैक्सिमम होगा आपके एग्जाम के पहले तक सारी चीजों को कराएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस करा सकते हैं मैक्सिमम कराएंगे, और जो भी आपके टॉपिक्स जो आपके डाउटफुल वाले होते हैं या जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, बाकी आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है ये भी अपना फीडबैक दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।